कल रात आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी और आज पाकिस्तान को आईएमएफ से इस प्रोग्राम की 1.2 अरब डॉलर्स की पहली किस्त मौसूल भी हो गई है। इस तरह रवा हफ्ते पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दिए हैं और 1 अरब डॉलर्स मुत्तहदा अरब अमारात ने दिए हैं। और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2.9 अरब डॉलर्स तक गिर गए थे, अब 8.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का दावा है कि अभी बैनुल-अक़वामी इदारों से भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलेगी और डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। मार्केट्स का रद्द अमल भी बता रहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब नहीं है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स मुस्तहकम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट 10% बढ़ चुकी है। मगर इस सब में एक सबक है, और सबक यह है कि पाकिस्तान के पास सियासत के लिए मुआशी एडवेंचर करने की लाइफ लाइन्स अब ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्त ममालिक ने भी उसी वक्त पैसे दिए हैं जब हमने आईएमएफ को राज़ी किया है, और आईएमएफ को 3 अरब डॉलर्स के प्रोग्राम पर राज़ी करने के लिए 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क के वज़ीर आज़म को एमडी आईएमएफ को बार बार ख़त लिखने पड़े, बार बार फ़ोन करने पड़े और फिर मुलाकात करके दरख्वास्त करना पड़ी, तो फिर आईएमएफ का प्रोग्राम मिला है, वो भी शराइत पर अमल करने के बाद मिला है। और अगर अब किसी भी सियासी जमात ने अपनी सियासत के लिए मईशत के साथ खिलवाड़ किया या फिर मईशत को रिफॉर्म ना किया, तो ना आसानी से आईएमएफ प्रोग्राम मिलेगा और ना ही वज़ीर आज़म की ज़ाती कोशिशों के बावजूद दोस्त ममालिक मदद करेंगे, क्योंकि ये अरब ममालिक माजी में मिस्र की भी मदद करते आए हैं। मगर अब मिस्र को भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अपनी मईशत में रिफॉर्म्स करे, क्योंकि सरमायाकारी तो होगी मगर इमदाद नहीं मिलेगी। और सऊदी अरब खुद भी अपनी मईशत में रिफॉर्म्स कर रहा है और दोस्त ममालिक को भी ये भी पैगाम दे रहा है। और आम बात यह है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो मुआशी तज्ज़ियाकारों की अक्सरियती राय थी कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा सितंबर के बाद बहुत बढ़ जाता, और इतने बड़े ख़तरे का सामना पहले कभी पाकिस्तान को नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादले के ज़खायर रह गए थे और इस माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स और अगले 3 सालों में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। और आइंदा गलती ना दोहराने के लिए लाजमी है कि हमें पता हो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करता तो क्या होता, क्योंकि इसी दौरान दीगर इदारों के साथ साथ आरिफ हबीब लिमिटेड की भी रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होता तो अगर इस माली साल में पाकिस्तान करंट अकाउंट खसारा ना भी करे और चीन सऊदी अरब अपने 9 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स रोल ओवर भी कर दें और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात अपने हालिया वादे के मुताबिक इजाफी 3 अरब डॉलर्स भी दे दें, तो भी पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए 5 अरब डॉलर्स की कमी का सामना रहेगा और इसका इंतजाम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का खतरा बढ़ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट की सूरत में रहा सहा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाएगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स तक पाकिस्तान की रसाई महदूद हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को कर्ज मिला भी तो मज़ीद महंगा मिलेगा, जबकि डॉलर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ज़रूरी अशिया खरीदने की सलाहियत भी मुतासिर हो जाएगी, करेंसी मज़ीद गिरेगी, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद बुरी तरह मुतासिर होगी। डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क का बैनुल-अक़वामी सतह पर इमेज भी मुतासिर होता है, जिससे बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती और तिजारती पार्टनर से किए गए मुआहदे भी मुतासिर हो जाते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट करने के संगीन मुआशी और मुआशरती नताइज होते हैं। डिफ़ॉल्ट करने के बाद सबसे बड़ा मसला बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाले इदारों और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स का एतमाद बहाल करना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे कर्ज देने वालों से मज़ीद फंड्स लेने में मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि कर्ज देने वाले मोहतात हो जाते हैं और कर्ज देते हुए हिचकिचाते हैं कि पैसे वापस ही नहीं मिलेंगे, और अगर वो कर्ज देंगे तो भी इंतहाई महंगी शरह सूद पर देंगे, जिससे पाकिस्तान की अदायगियों के मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट करने के बाद मुल्क की बैनुल-अक़वामी तिजारत भी मुतासिर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना और ग्रीस ने जब डिफ़ॉल्ट किया तो उनकी बरामदात मुतासिर हुई और करंट अकाउंट खसारा मज़ीद बढ़ गया था। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इसके लिए ज़रूरी अशिया की दरामद करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें पेट्रोलियम मशीनरी और मेडिकल अशिया की दरामद शामिल है। इस साल भी पाकिस्तान की टोटल दरामदात का 73% हिस्सा सिर्फ ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल है। और डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में एक संगीन बात यह होगी कि बरामदात भी मुतासिर हो जाएंगी, क्योंकि मुतादिद बरामदी अशिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल दरामद करना होता है वो नहीं हो पाएगा। गैस और बिजली की कमी से भी मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर होगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले ममालिक और कंपनियां उन ममालिक की तरफ चले जाते हैं जो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं। और पाकिस्तान की तो 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की हैं, जो खुद अपना रॉ मटेरियल दरामद करता है, जिसमें कॉटन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को पहले ही इस साल औसत 28% महंगाई का सामना है, मगर डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में इस महंगाई में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट करने वाले अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला पर नज़र डाली जाए तो इन ममालिक में डिफ़ॉल्ट करने के बाद तबाहकुन इजाफा हुआ। जब अर्जेंटीना ने 2001 में डिफ़ॉल्ट किया
तो उसकी करेंसी बुरी तरह गिर गई और महंगाई 40% से तजावुज कर गई। जबकि 2008 में जिम्बाब्वे में तो महंगाई हर 24 घंटे बाद दुगनी हो जाती थी और उसकी करेंसी अपनी कदर ही खो गई थी। 2017 में वेनेजुएला की महंगाई 100% से भी तजावुज कर गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट की सूरत में एक और नतीजा ये निकलेगा कि मईशत सुकड़ जाएगी और करेंसी मजीद गिर जाएगी। पाकिस्तान को पहले ही महंगाई, कमजोर करेंसी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है और मुआशी तरक्की इस माली साल में 1% भी नहीं है। मगर डिफॉल्ट करने की सूरत में सूरत हाल बदतर हो जाएगी और मईशत सुकड़ जाएगी। अर्जेंटीना की मईशत 1999 से 2003 तक के 4 सालों तक सुकड़ती रही थी। श्रीलंका की मईशत 2022 की दूसरी तिमाही में 8.2% से सुकड़ गई थी और श्रीलंका में जून 2022 में तो पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर ही पाबंदियां लगा दी गई और शहरियों को 2 हफ्ते के लिए घरों में रहने का कह दिया गया था, जहां बिजली भी उन्हें पूरी तरह दस्तयाब नहीं थी, जिससे अवाम में बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट के बाद 1998 में रूस की मईशत 2.3% से सुकड़ गई थी। अर्जेंटीना की मईशत 2002 में 10.8% से सुकड़ गई थी। लेबनान की मईशत 2020 में 21.4% से सुकड़ गई थी। श्रीलंका की मईशत 2022 में 7.8% से सुकड़ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट के बाद हर मईशत के रिकवर करने की नौयत अलग होती है और इसका इन्हिसार डिफॉल्ट के बाद की रिस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पर होता है। श्रीलंका की करेंसी मार्च 2022 में सिर्फ 2 दिन में डॉलर के मुकाबले में 202 से गिरकर 255 की हो गई, फिर 322 और फिर 370 तक गिर गई। मगर फिर IMF प्रोग्राम में जाने के बाद श्रीलंका की करेंसी रिकवर करके डॉलर के मुकाबले में 300 रुपए पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया तो मुल्क का बैंकिंग सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने अपने डिपॉजिट्स का बड़ा हिस्सा तो हुकूमत पाकिस्तान को ही कर्ज दिया हुआ है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अदायगी करने में नाकामी की सूरत में मुल्क को मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे 2014 में बॉन्ड होल्डर्स ने अर्जेंटीना पर अमरीकी अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया था और फिर अदालत ने बॉन्ड होल्डर्स के हक में फैसला दिया कि अर्जेंटीना 1.3 अरब डॉलर्स की अदायगी करे। इसके अलावा डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान की पहले से गिरी हुई क्रेडिट रेटिंग्स भी मजीद गिर जाएंगी और आवाम पर इसके मुआशी असरात के साथ साथ मुआशरती असरात भी होंगे, जिसमें महंगाई एक तरफ होगी, बेरोज़गारी दूसरी तरफ होगी। जैसे ग्रीस में बेरोज़गारी 2008 में 7.5% थी, जो 2012 में बढ़कर 21.7% हो गई। अर्जेंटीना में बेरोज़गारी 1998 में 13.2% थी, जो 2002 में बढ़कर 21.5% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आने वाले सालों में अपने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत का टोटल बैरूनी कर्जा 96 अरब डॉलर यानी GDP का 28% है, जिसमें से 37 अरब डॉलर बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाले इदारों का है, जिनका कर्ज मुमकिन तौर पर रिस्ट्रक्चर नहीं होगा। और श्रीलंका की मिसाल को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान को चीन, दीगर दोस्त ममालिक और पेरिस क्लब के साथ मुज़ाकरात करके अपना बैरूनी कर्जा रिस्ट्रक्चर करना होगा और ये भी IMF की छतरी के नीचे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं, जिनमें से 39 अरब डॉलर्स चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और उनके कमर्शियल बैंक से लिया गया कर्जा है। पाकिस्तान को एक तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम में जाना होगा और अगर श्रीलंका की हालिया मिसाल को सामने रखा जाए तो यह IMF प्रोग्राम इंतहाई सख्त शराइत पर होगा और इस सब में चीन का किरदार सबसे अहम होगा, जिसका पाकिस्तान के टोटल 96 अरब डॉलर्स के कर्जे में 30% का हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो डिफ़ॉल्ट के बाद कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग चीन के ताउन के बगैर नामुमकिन होगी और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता तो वैसे भी अगले प्रोग्राम से पहले चीन और दीगर ममालिक की तरफ से कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग बुनियादी शर्त होती। श्रीलंका की सूरत में भी IMF ने कर्ज से पहले ये बुनियादी शर्त रखी थी कि पहले चीन अपना कर्ज रिस्ट्रक्चर करे और फिर चीन ने कमिटमेंट दी और इंडिया और जापान ने भी कमिटमेंट दी तो IMF ने इंतहाई सख्त शराइत के साथ श्रीलंका को 3 अरब डॉलर्स का बेल आउट पैकेज दिया है और श्रीलंका को 6 माह के अंदर अगले रिव्यू से पहले अपने कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। श्रीलंका के इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल टैक्स कलेक्शन का 80% है, जो गरीब आदमी को ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि वो भी इतना ही टैक्स देने पर मजबूर होता है जितना ज़्यादा आमदनी वाले अफराद देते हैं। इसलिए श्रीलंका को फौरी तौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की आमदनी पर फौरी टैक्स लगाना होगा ताकि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हो। हुकूमत को अपने खर्चों को आमदनी के मुताबिक ही रखना होगा ताकि बजट खसारा ना हो और उसके नतीजे में करंट अकाउंट खसारा ना हो। करप्शन की रोकथाम के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगे। श्रीलंका को अपना पूरा गवर्नेंस सिस्टम ही रिफॉर्म करना होगा। श्रीलंका का कर्जा GDP का 128% है, इसलिए उसे कर्जे को फौरी तौर पर रिस्ट्रक्चर करके ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो। ये सब श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट करने के बाद हुआ और IMF ने इंतहाई सख्त शराइत पर श्रीलंका को कर्ज दिया। इसके अलावा मारूफ मुआशी सहाफ़ी खुरम हुसैन के आर्टिकल के मुताबिक
कर्जों पर डिफॉल्ट जैसी सूरत हाल और उसके नतीजे में मईशत के अहम सपोर्ट सिस्टम्स का टूटना अपने पीछे ऐसे असरात छोड़ जाता है जो इसके बाद कम से कम एक दहाई तक महसूस किए जा सकते हैं। एक हालिया तहकीक जिसने 20वीं सदी के बाद डिफॉल्ट के 131 मौक़ों का जायजा लिया, उसके मुताबिक इससे गुर्बत की शरह में 30% और नौमौलूद बच्चों की अमवात में सालाना 13% इजाफा हो जाता है, जबकि वो बच्चे जो जिंदा रह जाते हैं उनके बचने की शरह भी कम हो जाती है और खाने पीने की अशिया, बिजली और सेहत की सहूलियात तक रसाई भी तेजी से गिर जाती है और मयार ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर आने में एक दहाई से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। डिफ़ॉल्ट करना दरअसल एक ऐसी सूरत हाल है जहां मुल्क की बैरूनी करेंसी के ज़खायर इस हद तक गिर जाएं जहां पर मुल्क की मईशत के अहम तरीन जुज़ भी बैठना शुरू हो जाएं।